तो एक बार फिर नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर के साथ। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। अपना पहला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के उद्देश्य के अनुसार इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए है दहेज का लेना प्रतिसिद्ध करने के लिए, ऑप्शन बी दहेज का देना प्रतिसिद्ध करने के लिए, सी दहेज का देना या लेना प्रतिसिद्ध करने के लिए, डी दहेज देने या लेने वालों को दंडित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दहेज का देना या लेना प्रतिसिद्ध करने के लिए। दहेज का लेना और देना दोनों प्रसिद्ध करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार है। इसमें पहला ऑप्शन है संपूर्ण भारत पर, दूसरा है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, थर्ड ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेशों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, चौथा है उन राज्यों पर जिन्होंने राजपत्र में प्रकाशित सूचना द्वारा इस अधिनियम को अंगीकृत किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संपूर्ण भारत पर। वर्तमान में ये संपूर्ण भारत पे लागू होता है। 1961 में जब लागू हुआ था तब जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पे था। वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 के बाद संपूर्ण भारत पे लागू होता है। तीसरा प्रश्न है अपना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब से प्रवृत्त हुआ? तो 1 अप्रैल 1961, 1 जुलाई 1961, 19 अगस्त 1961, 20 मई 1961। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 जुलाई 1961 से। 20 मई 1961 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 1 जुलाई 1961 से संपूर्ण भारत पर लागू हुआ था। चौथा प्रश्न, दहेज में सम्मिलित है ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो पहला विवाह के समय दी गई हो, बी विवाह के पूर्व दी गई हो, सी विवाह के पश्चात दी गई हो, डी उपरोक्त में से कोई भी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई भी। दहेज में सभी शामिल है जो विवाह के लिए दी जाती है, विवाह के उद्देश्य से दी गई हो, चाहे विवाह के पूर्व दी गई हो, चाहे विवाह के पश्चात दी गई हो या विवाह के समय दी गई हो, विवाह के उद्देश्य से दी गई है तो दहेज में शामिल है। अगला है, यदि दुल्हन का पिता रूढ़िगत प्रकृति के उपहार जो उसकी वित्तीय क्षमता के अधीन है दुल्हन को देता है तो ऐसा उपहार दहेज की परिभाषा में आए गए कथन सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है असत्य है। ये जो रूढ़िगत प्रकृति के दी जाते हैं, उपहार दी जाते हैं, जो उसकी वित्तीय स्थिति में आते हैं, जो बिना मांगे दी जाते हैं, ये दहेज की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये दहेज की श्रेणी में नहीं आते। 1984 में एक संशोधन किया गया था, उसके अनुसार ऐसी चीजों को दहेज की श्रेणी से बाहर किया गया था। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज शब्द में सम्मिलित है मुस्लिम पति द्वारा अपनी पति को दिया गया मेहर और वर के भाई के साथ वधू की बहन का विवाह का वादा, नाना नानी द्वारा अपने नाती
को जन्म में दिए गए उपहार, एक दलित द्वारा अपनी पुत्री को वर के साथ विवाह करने हेतु वर द्वारा दिया गया धन। कि मुस्लिम पति द्वारा जो मेहर की राशि दी जाती है ये दहेज में नहीं आता। वर के भाई और वधू की बहन के विवाह ये भी दहेज की श्रेणी में नहीं आता। नाना नानी जो देते तो अपना दहेज में क्या आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार कि जैसे दलित का कोई व्यक्ति है अपनी पुत्री के विवाह के बदले क्या लेता है, वर से धन लेता है, तो वो भी दहेज माना जाएगा, वो भी दहेज माना जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा दहेज नहीं माना जाएगा? इनमें से कौन सा दहेज नहीं माना जाता है? मूल्यवान प्रतिभूति एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाह के समय दिया जाना। मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पूर्व एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाना। मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पश्चात दिया जाना। मूल्यवान प्रतिभूति एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को बच्चे के जन्म पर प्रदान किया जाना। तो दहेज क्या नहीं माना जाएगा? जो बच्चे के जन्म पे दिया गया है वो क्या है, दहेज नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई हो। दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है जो दी जाने के लिए करार की गई हो। जिन पर मुस्लिम ये विधि शरीयत लागू होती है हो उनका मेहर भी दहेज में शामिल है। मूल्यवान प्रतिभूति का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में दिया गया है। तो बाकी सब सही है। क्या है कि जो मेहर की राशि दी जाती है वो क्या है, दहेज में शामिल नहीं होती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कौन सा एक अपराध नहीं है? दहेज लेना, दहेज देना, दहेज की मांग करना, मेहर तय करना। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज लेना, देना, दहेज की मांग करना सभी क्या है, अपराध है। मेहर तय करना इसमें अपराध नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है, दहेज लेना या देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 3 में इसके बारे में दंड बताया गया है। धारा 3 के अंतर्गत ये क्या है, दंडनीय है। दहेज देने या लेने अथवा इसका दुष्प्रेषण करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितना दंड विहित किया गया है? कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा और 15,000 रुपये या दहेज के मूल्य की रकम तक का जुर्माना जो भी अधिक हो। दूसरा है कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा और 10,000 रुपये या दहेज के मूल्य की रकम तक का जुर्माना जो भी अधिक हो। तीसरा ऑप्शन है कारावास जो 2 वर्ष से कम नहीं होगा और 10,000 रुपये या दहेज के मूल्य की रकम तक का जुर्माना जो भी अधिक हो। चौथा ऑप्शन है कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा और 5,000 रुपये या दहेज के मूल्य की रकम तक का जुर्माना जो भी अधिक हो। तो इसका सही उत्तर होगा अपना कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा और 15,000 रुपये या दहेज की रकम तक का
जुर्माना, या दोनों में से जो अधिक होगा वही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दहेज देने या दहेज लेने वाले को न्यायालय 5 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश नहीं दे सकता। निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से दे सकता है। दहेज की रकम अत्यधिक ना हो तो दे सकता है। दहेज की मांग के साथ क्रूरता या प्रताड़ना का अपराध ना हो तो दे सकता है। इसका सही उत्तर होगा निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से दे सकता है। विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची बनाने के उपबंध की प्रकृति है। वर वधू के लिए आवश्यक, वर वधू के विवेकाधिकार, वर के पिता के लिए आवश्यक। इनमें से कोई सही नहीं है। इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है वर वधू के लिए आज्ञापक है, आवश्यक है, उनके लिए आज्ञापक है। यदि वर के मामा ने वधू के चाचा से दहेज की मांग की है तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत होगा? धारा 3, धारा 4, धारा 3 सहित धारा 4, इनमें से कोई नहीं। तो धारा 3 में दहेज का लेना और देना अपराध होता है, और मांग करने के लिए अपराध जो बताया गया धारा 4 में बताया गया है। दहेज की मांग की जाती है तो धारा 4 के अंतर्गत वो अपराध होगा। का वधू के माता पिता से अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अधीन दंडनीय होगा? धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। तो दहेज की मांग कर रहा है तो सब धारा 4 में। धारा 3 में दहेज का लेना देना, मांग करने के लिए धारा 4 में दंड के बारे में बताया गया है। अगला 16वां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति यथास्थित वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह दंडनीय होगा। कारावास जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सके, और जुर्माना से जो 10,000 तक का हो सकेगा। कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माना से जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा। कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक होगा। यदि कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माने से जो 15,000। तो इसका सही उत्तर होगा कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा। अगला हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दहेज मांगने वाले को न्यायालय 6 मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश नहीं दे सकता। निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त विशेष कारणों से दे सकता है। दहेज की रकम अत्यधिक न होने पर दे सकता है। दहेज की मांग के साथ क्रूरता या प्रताड़ना ना हो तो दे सकता है। तो इसका भी सही उत्तर वही होगा, निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से दे सकता है। का अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में अपनी संपत्ति में से
एक अंश देने का प्रस्ताव एक समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन द्वारा करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के किस धारा के अधीन वह दंडनीय है? धारा 4A, धारा 4B, धारा 5, धारा 6। तो विज्ञापन के बारे में रोक किस में लगाया? विज्ञापन को दंडनीय अपराध किस में बताया? धारा 4A में बताया गया है विज्ञापन को दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री के किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, जर्नल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों में से किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश का प्रस्तावना करेगा तो वह दंडनीय होगा। कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगा। जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक हो सकेगा। जुर्माना जो 15,000 रुपये तक हो सकेगा। कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक हो सकेगा। जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक हो सकेगा। डी, कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक हो सकेगा। तो इसका सही आंसर अपना पहला है, कारावास जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना जो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा। एक उद्योगपति ने एक विज्ञापन छपवाया कि जो कोई उसकी अंधी पुत्री से विवाह करेगा उसकी संपत्ति का आधा भाग उसको दिया जाएगा। क्या उसने कोई अपराध किया है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4A के अंतर्गत उसने अपराध किया है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम सिर्फ सही उत्तर बताएंगे, ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। दहेज लेने और देने के लिए करार शून्य होंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के अधीन। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को आंतरित करेगा स्त्री को। इसका उत्तर होगा स्त्री को। यदि दुल्हन की विवाह के 7 वर्ष के अंदर प्रकृति के सामान्य अनुक्रम से भिन्न मृत्यु होती है तो उसके विवाह से संबंधित संपत्ति आंतरित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा संतान और संतान न होने की दशा में उसके पालकों को, उसके माता पिता को आंतरित की जाती है। दहेज प्रतिषेध नियम की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके संबंध में दिया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया है तो वह व्यक्ति उस दहेज को, यदि वह दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया था तो इस स्त्री को आंतरित करे।
तो इसका उत्तर क्या होगा? विवाह की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर। न्यायालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान ले सकेगा। तो न्यायालय कैसे संज्ञान लेगा? पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर, इनमें से कोई नहीं। तो पुलिस रिपोर्ट और परिवाद दोनों के माध्यम से ले सकेगा। अपराधों के संज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपराधों के संज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर क्या होगा अपना? तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं चारों अपने सही हैं। क्या? महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय के अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों के पुलिस रिपोर्ट पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपराध है से व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा किसी अन्य मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था के संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 36 जो कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा विहित करता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को, तो इसका क्या होगा? लागू नहीं होता। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन के अंतर्गत अपराधों पर ऐसे अपराधों का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे लागू होंगे मानो वो संज्ञेय अपराध हो? तो धारा 8। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध हैं, तो कैसे हैं अपराध? असमनीय हैं, असमनीय हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानती एवं असमनीय होगा, अजमानती एवं असमनीय होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन धारा 3 के संबंध में विचारण के समय प्रमाण का भार किस पर होता है? जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो, परिवादी पर, पत्नी पर, शासन पर। तो किस पे होगा? जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो। तो सबूत का भार जिसके ऊपर आरोप लगा है, आरोपित व्यक्ति पर ही होगा। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा पे है? तो धारा 8 पे है।
धारा 8 ख या 8 बी पर है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है? तो धारा 8 बी के अंतर्गत होती है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से क्या दहेज प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियों और कृत्यों के अंतर्गत है? तो क्या है उसकी? उपरोक्त सभी हैं। यह देखना कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है, दहेज देने या लेने को दुष्प्रेरित करने या मांगने का यथासंभव रोकना, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो। तो ये सभी कार्य हैं दहेज प्रतिषेध अधिकारी के। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो नियम बनाने की शक्ति इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। तो उपरोक्त तो दोनों। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा के अधीन केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है? तो केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति धारा 9 में दी गई, धारा 10 में राज्य सरकार को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा के अधीन राज्य सरकार नियम बना सकती है? तो धारा 10 के अधीन राज्य सरकार नियम बना सकती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं फ्यूचर जोन क्लासेस पे आके।